चर्चा होगी, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पहचानने में आते हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता। देखिएगा, प्लांट या इंडस्ट्रीज में जब आप जाते हैं ना, तो प्लांट या इंडस्ट्रीज में काम बहुत होते हैं, बहुत एक्टिविटी होता है, लेकिन दो एक्टिविटी ऐसा है जो एकदम खतरनाक होता है। हालांकि प्लांट में बहुत सारे एक्टिविटी खतरनाक होते हैं, लेकिन दो एक्टिविटी को हम लोग थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा कन्फाइंड स्पेस। क्योंकि इसमें बिना कुछ बोले शांति से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। हल्ला नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है, आराम से जान ले लेता है, साइलेंट किलर बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा सावधानी से हमको लेना पड़ेगा, सावधानी से इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कन्फाइंड स्पेस की नाम आया है, तो यहाँ पे डेंजर, परमिट, ये वर्ड आपको दिख रहा है। मतलब कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी एक डेंजरस एक्टिविटी है, खतरनाक काम है। और जब भी कन्फाइंड स्पेस में हम कार्य करने जाएंगे तो हमको परमिट लेकर के ही काम करना है, बिना परमिट का कार्य नहीं करना है। परमिट लेकर के काम नहीं करेंगे, लफड़ा हो जाएगा। और जो बात होती है ना कि परमिट कभी भी कार्यस्थल पे जाके भरना है, अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को ऑफिस में परमिट भरने का आदत है, परमिट कंप्लीट करने का आदत है, अब कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट आप जो है ऑफिस में बैठे हुए कंप्लीट कर दिए, और कन्फाइंड स्पेस परमिट में ऑक्सीजन लेवल, टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस, ये सब देखा जाता है, और आप यहीं बैठ के कुछ भी डेटा भर दिए, वो क्या होगा, बहुत बड़े मुसीबत का निमंत्रण हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी कन्फाइंड स्पेस परमिट जब भरना है तो आप वर्क प्लेस पे जाएं, वर्क प्लेस पे या एक एक पॉइंट को मॉनिटर करें। मैं सिर्फ कन्फाइंड स्पेस परमिट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी परमिट आपको फिल करना है तो आपको कार्यस्थल पे जाके ही करना चाहिए। और याद रखिएगा, जीवन में कभी भी कोई भी पेपर साइन करने के पहले बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे साइन कीजिएगा, मुसीबत को न्योता दे दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, और दूसरे को भी परेशानी में आप डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्फाइंड स्पेस होता क्या है, डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा में हम उसको समझने का प्रयास करें। A space that is large enough and so configured that an employee can enter bodily and perform work, has limited or restricted means of entry or exit, is not designed to continuous human occupancy। आप तीनों लाइन समझ गए। ऐसा स्पेस जहां आसानी से आना जाना नहीं हो सकता है, इजिली हम नहीं जा सकते हैं और काम भी नहीं कर सकते, आसानी से अंदर नहीं जा सकते और आसानी से काम भी नहीं कर सकते, जाने आने का रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड एंट्री और एग्जिट हो, राइट। और वह प्लेस काम करने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया हो। एग्जाम्पल, आप जिस घर में बैठे हैं, पहले के जमाने में घर में छोटा छोटा दरवाजा हुआ करता था, आजकल खिड़की और दरवाजा बड़ा बड़ा होता है, जितना घर का दीवार नहीं उसका आधा दरवाजा रहेगा। क्यों? आपको सांस लेने के लिए बहुत अच्छा एयर चाहिए, सांस लेने के लिए बहुत अच्छा वेंटिलेशन चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए। मतलब रूम बनाते हो तो ये सोचते हो किधर दरवाजा बनाए, किधर खिड़की बनाए, बढ़िया हवा हमको लगना चाहिए। लेकिन कोई टैंक बनाते हो, कोई प्लांट बनाते हो तो ये नहीं सोचते, ये सोचते हो वस्तु इसमें कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे इसमें लीकेज नहीं होगा। ये सब पहलू आपके दिमाग में आता है, ये सब चीजें आप सोचते हो कि कैसे इसको सेव किया जाएगा। ये नहीं सोचते हो कि कैसे हमको वस्तु को सुरक्षित रखना है, ये सोचते हो। तो प्लांट बनाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं वस्तु के बारे में। लेकिन जब किसी रूम बनाते हैं कहीं रहने के लिए, तो उसमें हम सोचते हैं कि कैसे उसको बनाया जाए कि हम आसानी से उसमें कार्य कर सकते हैं।
हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कन्फाइंड स्पेस का डिजाइन जो है आदमी को काम करने में सुविधा होगा ये देख करके सोच करके नहीं किया जाता है। तो कन्फाइंड स्पेस में क्या बोलेंगे परिभाषा में? ऐसा प्लेस जिसका सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। किसी को नहीं आ रही आवाज? मेरे हिसाब से तो सबको आवाज आ रही होगी। आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, सिंपल है। आप जिसको आवाज नहीं आ रही उसके लिए बता रहा हूँ, फोन का सारे एप्लीकेशन बंद करे और दोबारा जुड़े, आपको सुनाई देगा, है ना? चलो, निर्माण जो है ये सोच के नहीं होता है कि इसमें कैसे जाकर के आदमी बैठेगा, ये सोच के नहीं होता है। वो तो इमरजेंसी में आपको मेंटेनेंस करना है, आपको अंदर जाना है, आप क्या करते हो? उसका निर्माण कर लेते, अन्यथा क्या जरूरत है? तो ये कहता है ए लार्ज इनफ एंड सो कॉन्फ़िगर्ड दैट एन एम्प्लॉई कैन इंटर बॉडीली एंड परफॉर्म वर्क और हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मींस ऑफ एंट्री और एग्जिट और इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। मतलब फिर से रिपीट, ऐसा प्लेस, हम हिंदी में परिभाषा भी लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। ऐसा प्लेस जहां पे आसानी से हम अंदर नहीं जा सकते। कैसे जाना होता है कन्फाइंड स्पेस में? टेढ़ा होके, लंबा होके, सो करके ऐसा जाना पड़ता है। दरवाजा थोड़ी होता है कि दरवाजा खोले आप अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता। और आने जाने का रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब जैसे आपका टैंक है, ऊपर से जाने का पतला होल रहेगा और अंदर ज्यादा देर काम नहीं कर सकते हो। अंदर ज्यादा देर काम करोगे तो गर्मी होने लगेगा, पसीना होने लगेगा, घुटन होने लगेगा, कई तरह की समस्याएं होने लगेगी। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर से अब कुछ नाम देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस। अब जैसे मान लीजिए टैंक हो गया, मेनहोल हो गया, बॉयलर, फर्निश, रिवर्स, ये सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। अब इससे बढ़िया आप एक एक को पढ़ें, हम सीधा आपको फोटोग्राफ दिखाते हैं। ये देखिए, ये टैंक है, इसमें आने जाने का रास्ता कहाँ से? ऊपर से। देखो, आसानी से नहीं जा सकते, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से अंदर जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। और अंदर तो हवा का दिक्कत होगा, मतलब ज्यादा देर आप अंदर रह नहीं सकते, तो इसमें आने जाने में बहुत समस्या है। शाइलो है, आपको पावर प्लांट में ज्यादातर होता है, इकट्ठा होता है, ऐश, सॉरी कोलदस्ट नहीं, ऐश, ऐश मतलब राख होता है, जब कोयला जलता है उसका राख होता है। पाइपलाइन है। अब देखिए ईबी का इसमें, हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? नहीं सर। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देना। यहाँ पे आप देखेंगे पाइपलाइन, इसमें भी अंदर जाओगे तो इससे प्रॉब्लम होगा। अब हम बात करेंगे कैसे बोलेंगे कि कन्फाइंड स्पेस है और कैसे बोलेंगे कन्फाइंड स्पेस नहीं है। पहचान हम देखेंगे। तो सवाल ये है, स्पेस ऊपर तो हम लोग परिभाषा देख के आए हैं, large enough to enter and limited or restricted entry or exit and not designed for continuous worker occupancy। ये तो परिभाषा बोल दिया। बोलता है लिमिटेड एंट्री और लिमिटेड एक्सेस या एग्जिट। तो आपके रूम में भी तो एक ही लिमिटेड, मतलब क्या 50-60 दरवाजा नहीं होना चाहिए? आप जिस रूम में बैठे हो वहां भी तो एक ही दरवाजा है, तो उसको भी तो लिमिटेड एंट्री बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन कन्फाइंड स्पेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिमिटेड एंट्री और लिमिटेड एक्सेस एक छोटा सा पार्ट है, एग्जिट और एक्सेस, और भी कई सारे कंडीशन है। तो क्या देखिएगा, कुछ कहता है कि बहुत कुछ प्रश्न है, इसका जवाब पूछिए। यदि यस होगा तो परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा, यदि नो होगा तो नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस होगा। ध्यान दीजिएगा, तो नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस का मतलब ये नहीं कि आप बिना परमिट का काम करेंगे, परमिट लगेगा लेकिन कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लगेगा। समझ में आया भैया?
परमिट लगेगा, लेकिन कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लगेगा। यस, जनरल वर्क परमिट लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो सबसे पहला आप कन्फाइंड स्पेस में इंटर कर रहे हैं, पहला सवाल पूछिए, क्या वहां पे हैजार्डियस एटमॉस्फेयर है? पहला सवाल क्या बोलेंगे? हैजार्डियस एटमॉस्फेयर है, मतलब वातावरण खतरनाक है क्या? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कम हो सकती है। यस, बिल्कुल, हम लोग उससे पता चल करेंगे। और कुछ और भी है जो हम लोग ऐसे ही पता कर लेते हैं कि है कि नहीं है। जैसे में एग्जांपल मान लीजिए कि डीजल का स्टोरेज टैंक है, स्वाभाविक है ना कि वहां पे आग लगने का खतरा होगा। जी सर। बोलिए जी। तो आपको कहीं से यदि लगता है ना कि यहाँ पे हैजार्डियस एटमॉस्फेयर हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? कन्फाइंड स्पेस परमिट लगा देना है। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। बोलिए भैया। नहीं सर। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। सर एक बार और बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इनग्लूफमेंट हैजार्ड्स। ध्यान से देखिएगा, इनग्लूफमेंट हैजार्ड यानी कि आप जिस प्लेस में इंटर कर रहे हो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, राइट? चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप किसी टैंक में इंटर हुए, तो टैंक में इंटर हुए तो चारों तरफ से दीवार है, कहीं से कोई सांस लेने का, कोई भी वेंटिलेशन का, कोई भी हवा का आदान प्रदान का व्यवस्था नहीं। चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको भी हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? कन्फाइंड। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन हैजार्ड्स। अब देखिए, अब वहां पे क्या होता है, समझिएगा बात को। कोई कन्फाइंड स्पेस है, अब वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि हम वेल्डिंग का कार्य करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? विन्यास हम लोग बोलते हैं। कोई वेल्डिंग का कार्य करेंगे, अब वहां पे है पहले से एलपीजी, फट देना पकड़ लेगा, रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? नया काम करेंगे, कुछ नया प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। पहले से कोई ऐसा गैस है जिसको पानी मिला, इमीडिएट वो नया टॉक्सिक गैस बना देगा। तो ये भी आपको देखना है, ऐसा कुछ है क्या वहां। यदि वैसा कुछ है तो भी वहां पे परमिट लगेगा। और कॉन्फ़िगरेशन में और देख सकते हैं हम कि आपको देखना है कि कौन सा दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल है, उस केमिकल में जो उसका कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट होता है कि ये दो केमिकल एक साथ नहीं रख सकते। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन और फ्यूल एक साथ नहीं रख सकते, दोनों रहेगा मुश्किल करेगा। ऐसा कुछ है क्या? या मान लो आप फ्लशिंग करने वाले हो, नॉट फ्लशिंग, फ्लशिंग, और उसमें एयर फ्लशिंग करने वाले हो और पूरा फ्लेमेबल गैस है और मेटल से कर रहे हो, उसका ब्लास्टिंग शुरू हो गया, अब उसमें क्या होगा? स्पार्क निकलेगा, फायर पकड़ लेगा। तो आपको थोड़ा सुनिश्चित करना पड़ेगा, राइट, कि क्या वहां पे परिस्थिति है, किस टाइप का वहां पे माहौल है, और क्या हम उसमें कार्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड सीरियस हैजार्ड्स या अन्य कोई खतरा है जो सीरियस है और जो गंभीर करवा सकता है, तो वैसे केस में आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना पड़ेगा। जवाब क्या है? फिर से, यदि आपको लगता है कि हैजार्डियस एटमॉस्फेयर है तो परमिट लगेगा, नहीं है तो ठीक है। या इनग्लूफमेंट हैजार्ड्स, घिरावदार क्षेत्र है, परमिट लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन हैजार्ड्स, परमिट लगेगा। या अन्य कोई सीरियस हैजार्ड है तो उस केस में भी परमिट लगेगा।
और आपको परमिट लेकर के ही कार्य करना है, राइट। और इन सबका जवाब होता है नो, तो कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लगेगा और नॉर्मल वर्क परमिट लेके काम कर सकते हैं। क्या अंतर होता है कन्फाइंड स्पेस परमिट में और नॉर्मल वर्क परमिट में? बात ऐसा है कि यदि कन्फाइंड स्पेस को डिक्लेयर हो जाएगा तो ऐसे केस में वहां पे ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा, टॉक्सिक गैस का लेवल चेक करना पड़ेगा, फ्लेमेबल गैस का लेवल चेक करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वहां पे कार्य करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यस, हैंड रेस हुआ है, कोई प्रश्न है? बोलिए। नहीं लिए तो नुकसान ये है परमिट लेने और नहीं लेने में। परमिट क्या है? परमिट एक सेफ वे हो गया कार्य करने का। अब उदाहरण आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना है, अब आपका प्रश्न है कि नहीं लेंगे तो क्या नुकसान है। अब कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लेंगे, सीधे जाके आप अंदर कार्य करना स्टार्ट करेंगे और मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर आप क्या करेंगे? जान चला जाएगा वहां पे ऑक्सीजन के अभाव में। तो कहा जाता है कि परमिट लेंगे तो ये सब चीजें पहले चेक होगी, राइट, कि क्या ऑक्सीजन लेवल वहां पे सही है। यस, सही है तो आदमी को जाने दिया जाएगा, नहीं है तो मना किया जाएगा। क्या टॉक्सिक गैस लेवल है, टॉक्सिक गैस की उपस्थिति है तो आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा, और नहीं है तो जाइए। तो चेक करने का पर्पस ये होता है, परमिट लेने का पर्पस, कि क्या वह कार्य क्षेत्र जहां के लिए परमिशन मांग रहे हैं वो कार्य करने के लिए सुरक्षित है या नहीं है। यदि कार्य करने के लिए सुरक्षित है तो वैसे केस में परमिट इशू किया जाता है, और नहीं है तो पहले उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो परमिट इशू किया जाता है। समझ में आएगा? यस, देखो लिखित प्रमाण तो है ही, वो सब तो है जिम्मेदारी की बात, लेकिन मूलभूत आधार ये है कि हमको वास्तविक स्थिति को पता भी करना है कि वहां पे क्या परिस्थिति बनी हुई है। जैसे मान लीजिए भले हम परमिट दे दिए, हम जिम्मेदारी ले लिए और आदमी को कुछ हो भी जाएगा, क्या किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए हमको मार दिया जाएगा तो जो मर गया वो जीवित हो जाएगा। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य है। आपको परमिट लेन देन करने का पहले सोचना है, देखना है, परखना है, और बार बार बोला जाता है कि बिना चेक किए बिना देखे परमिट नहीं देना है। आप किसी को परमिट दे रहे हो तो आप कार्यक्षेत्र पे जाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि क्या हम परमिट दे सकते हैं, यहाँ पे माहौल ठीक है, सुरक्षित है, तभी आप परमिट देते हैं, नहीं तो परमिट नहीं देते। तो परमिट का मूल क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन हम चेकलिस्ट उसमें रहता है, सब चेक भी करते हैं कि क्या यह स्थान कार्य करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। क्लियर है रुपेश? यस, तो परमिट लेना इसीलिए अनिवार्य है। चलिए अब कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाते हैं, देखिए कन्फाइंड स्पेस का, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का कन्फाइंड स्पेस है। ये टैंक बना दिया, छोटा सा इसमें मुंह है। अब इसमें सोचिए, इस ओपनिंग के वजह से इस माउथ जो इसका है, इसमें आसानी से अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, सीढ़ी लगा के जाना पड़ रहा है, आपको लेडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अंदर तो क्या होगा आप समझ ही सकते हो, हवा का तो आदान प्रदान होगा नहीं, अंदर पूरी तरह से बंद है। तो ये कन्फाइंड स्पेस है। उदाहरण के लिए ऐसे स्पेस कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर होते हैं। ये देखिए यूटिलिटी साइट, यहाँ पे क्या है? अंदर जाने में रिस्क है, अंदर जाओगे तो पहले चेक करके जाना है, ऊपर से कटआउट ओपनिंग है। ये क्या है? लिमिटेड एक्सेस, चारों तरफ से बंद है, सीढ़ी लगा के आपको जाना है, कन्फाइंड स्पेस है, अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या है? कन्फाइंड स्पेस है, लिमिटेड एक्सेस, कोई चारों तरफ से बंद सील दिख रहा है, सीढ़ी लगा के आपको अंदर आना है, कन्फाइंड स्पेस है। ये क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। इमरजेंसी लाइटिंग रूम है, अंदर में बॉटम में है, पूरी तरह से बंद है, कन्फाइंड स्पेस है। और भी यहाँ पे हजार्ड है, आप देख सकते हो, जैसे कपड़ा रखा हुआ है, कन्फाइंड स्पेस से हट के बात करें, यहाँ पे कुछ बकेट दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, हाउसकीपिंग ठीक नहीं है, अर्थिंग रड इस रेक से कनेक्ट किया है, ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे और भी इशू दिख रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। यस,
हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल मल्टी गैस डिटेक्टर होता है, उससे अपना है तभी आपको अलाउ करना है, आगे मिलेगा आपको। बिना मल्टी गैस डिटेक्टर के आप अंदर अलाउ नहीं कर सकते, गैस लेवल चेक करना होता है तभी आप अलाउ करेंगे, राइट? यस। यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी लाइटिंग रूम, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। भले इमरजेंसी रूम है, हम थोड़ा आउटसाइड निकले, यहाँ पे कुछ जला हुआ मटेरियल है, केबल है, सफाई का आइटम है, कॉलिन का डब्बा है, ऑयल है, कपड़ा है, ऐसा नहीं रखना है। ये बहुत बेकार स्थिति है, फायर का हाई चांसेस है, लेकिन कन्फाइंड स्थिति है। यहाँ पे देखेंगे ये कन्फाइंड स्पेस है, ऊपर से आपको नीचे जाना है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं दिख रहा है, तो ये कन्फाइंड स्पेस का उदाहरण हो सकता है। ये देखिए, अच्छा हाँ, आपका जो रूम है ना, उसका खिड़की दरवाजा चारों तरफ से पूरा सील कर दिया, तो भी कन्फाइंड स्पेस में बदल गया। अब उसके साथ जाने का रास्ता ही नहीं। सिर्फ एक ये मापदंड नहीं हो सकता है, और भी कई मापदंड हो सकता है, सिर्फ एक नहीं बोल सकते। मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि जहां पे आसानी से जाना आना नहीं कर सकते, पहला, जो लगातार काम करने के लिए नहीं बना हुआ हो, ऐसा प्लेस जो लगातार कार्य करने के लिए नहीं बना हो, जहाँ पे टॉक्सिक गैस की उपस्थिति हो सकती है, फ्लेमेबल गैस की उपस्थिति हो सकती है, राइट, एक्सप्लोसिव गैस हो सकता है, राइट, ये सब कन्फाइंड स्पेस हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक लागू पड़ेगा, कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो हमने आपके सामने स्लाइड लाया है कि आपके नॉर्मल जो रूम है, नॉर्मल दरवाजा है, इसको भी यदि वो सील करेगा, पैक करेगा, तो भी ये कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आने जाने का रास्ता रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, गैस भी नहीं आएगा, हवा का आदान प्रदान भी नहीं होगा, तो ऐसे केस में कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, कोई सवाल है किसी का? देखिए, रिक्वायरमेंट ये कहता है यदि आप 4 फीट से ज्यादा खुदाई करते हो, सुनिएगा मेरे वर्ड को ध्यान से, 4 फीट से ज्यादा आप खुदाई करते हो तो वो एरिया कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, ये नहीं हो ही जाएगा, हो सकता है। आपको चेक करते रहना है, जैसे लगेगा कन्फाइंड स्पेस से आप लागू कर देंगे। हो सकता है कि आप 10 फीट खोदते हैं तो कन्फाइंड स्पेस नहीं होगा, और हो सकता है 5 फीट में ही कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक्सकैवेशन कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि 4 फीट से नीचे जाएंगे तो कन्फाइंड स्पेस होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपने 7 फीट खुदाई किया और कोई व्यक्ति आपको रिपोर्ट किया कि सर हमको घुटन महसूस हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब बोलेंगे बाहर आइए और आप चेक कीजिए आपका कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, टॉक्सिक गैस लेवल चेक कीजिए, फ्लेमेबल गैस लेवल चेक कीजिए। इस सब में यदि कुछ किसी गैस की उपस्थिति मिलती है तो कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा, नहीं मिलती है तो कंटिन्यू होगा। तो 4 फीट से आगे जाने पे कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हो ही जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। समझ रहे हो ना बात? सर कंफर्म नहीं है। यस, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि 4 फीट से नीचे जा रहे हैं, अब कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। चलिए अब देखिएगा पोटेंशियल हैजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस। तो संभावित खतरा क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी सबसे बड़ा रिस्क जो है ना कन्फाइंड स्पेस में, वो है ऑक्सीजन की कमी होना, जो सबसे बड़ा रिस्क है। और ऑक्सीजन की कमी होना या ज्यादा होना दोनों ही रिस्की है। तो ये प्रश्न एक बन रहा है, आप याद रखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होना अनिवार्य है। तो जवाब आपके सामने है 19.5 से 23.5, इतना ऑक्सीजन लेवल होना जरूरी है। याद रखिएगा आप, 19.5 से 23.5। यस,
आप बात को समझेंगे। कई सारे कारण हो सकते हैं, कमी होना हो सकता है, टॉक्सिक गैस की उपस्थिति भी हो सकता है, फ्लेमेबल गैस की उपस्थिति हो सकता है, कॉम्बस्टेबल गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, आप मान लीजिए खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ये समस्या हो गया। हो सकता है अंदर मेथेन मिल गया तो कम्बस्टेबल गैस हो गया ना, तो भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी पहलू को ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो आपको मुझे उम्मीद है जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कहता है यहाँ कि सबसे पहला रिस्क क्या रहता है कन्फाइंड स्पेस में? ऑक्सीजन की कमी या ज्यादा होना। यस, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी कब होगा? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल जो है 19.5 के नीचे आएगा या 23.5 के ऊपर जाएगा, राइट। तो ये दोनों ही लिमिट आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पार्ट, बिना ऑक्सीजन का हम 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते हैं, इमीडिएट बेहोश होकर डेथ हो जाएगा। दूसरा, और हम आपको सिखाएंगे कि कितना ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, पहचान में भी आएगा। कॉम्बस्टेबल्स, मेथेन हो सकता है अंदर। मेथेन कहाँ मिलेगा? ज्यादातर माइंस वगैरह में खुदाई होता है मेथेन। हाइड्रोजन गैस मिल सकता है, एसिटिलीन मिल सकता है, प्रोपेन मिल सकता है, गैसोलीन फ्यूल्स मिल सकता है। मतलब ये कुछ नाम दिया गया है 4-5 गैस का, और भी फ्लेमेबल गैस मिल सकते हैं, लेकिन ये कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो पहला हम बताए ऑक्सीजन और दूसरा कॉम्बस्टेबल्स, राइट। कॉम्बस्टेबल्स गैस मिल सकते हैं। और तीसरा, टॉक्सिक मटेरियल्स मिल सकता है या टॉक्सिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिल सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल सकता है, वेल्डिंग फ्यूम्स, केरोसिन, ये सब अंदर में मिल सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब आइटम अंदर में आपको मिलने का पूरा संभावनाएं रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहे भैया, उसके बाद हम आ रहे हैं। तो ये टॉक्सिक मटेरियल्स मिलने का संभावना है। तो ये 3 पार्ट हो गया, ऑक्सीजन की कमी होना, कॉम्बस्टेबल गैस मिलना और टॉक्सिक मटेरियल्स होना। अब चौथा है इलेक्ट्रिसिटी। ये हैजार्ड है। कैसे हैजार्ड है? अब मान लीजिए कोई बड़ा सा आप मशीन में अंदर गए हैं, राइट। अब एक छोटा सा उदाहरण समझ लो, जो आपके घर में मसाला पीसने वाली मशीन है, उसको नहीं लो, उसको अगला में लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा इक्विपमेंट है, उसमें एजिटेटर या कुछ ऐसा लगा हुआ है, पावर सप्लाई अंदर जा रहा है, और जैसे ही आप अंदर गए और पावर सप्लाई कोई बाहर से चालू कर दिया, तो आपका अंदर क्या हाल होगा? किसी टैंक में आप हो और पावर सप्लाई बाहर से दे दिया, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हैजार्ड है कि आप किसी कन्फाइंड स्पेस में आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से ऑफ करना है, उसके बाद ही अंदर जाना है। क्लियर है भैया? पावर सप्लाई को पूरी तरह से ऑफ करना है, उसके बाद ही अंदर जाना है। और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ एक और मामला है, मैकेनिकल हैजार्ड। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपके घर में जो मसाला पीसने वाला मशीन है वो किस पे चलता है? बिजली पे चलता है। और वैसे ही मशीन एक बड़ा सा प्लांट में हो और आप अंदर गए हो और उस मशीन को किसी ने ऑन कर दिया, तो क्या होगा? आपका चटनी बन जाओगे। तो मिक्सर्स, अब और उदाहरण ले लो ना, जो देखो खिचड़ी मत पकाओ, बात जो हो रही है उस पर ध्यान देना है, बाद में हम आएंगे लोग। अभी यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल हैजार्ड की बात हो रही है, उसको पहचानना है। तो मैकेनिकल हैजार्ड में क्या है? मिक्सर्स है, क्रशर्स है। मिक्सर्स कुछ घूमने वाला एजिटेटर या ऐसा कुछ लगा हुआ है जो घूम जाएगा और आप अंदर हो, वो आपको कट कर देगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, कुछ ऐसा कर देगा। तो ये हो गया मिक्सर। जैसे घर में आपके मिक्सर होता है, प्लांट में बड़ा बड़ा हो सकता है। या और दूसरा उदाहरण ले लो, जब आपके घर के आसपास में ढलाई वगैरह होता है, फ्लोरिंग का काम होता है, तो मिक्सर मशीन आता है जिसमें सीमेंट बालू गिट्टी डाल के घुमा घुमा के मसाला बनाते हैं। उसमें आपको डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? उलट पलट के आपको तोड़ देगा, घुमा घुमा।
तो उसमें नहीं जाना है। यदि अंदर जाना है काम करने तो पहले पूरी तरह से मशीन को बंद करना है, तब जाना है। आप मिलर देखे होंगे, कंक्रीट लेके आता है बड़ा बड़ा, घूमते रहता है धीरे धीरे, अंदर जाना पड़ता है, कंक्रीट जाम हो जाएगा तो साफ करने के लिए। तो जब कंक्रीट साफ करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो पूरी तरह से मशीन को आइसोलेट करना है, बंद करना है, तब जाना है। और क्रेशर सिंपल सा बात समझ लीजिए, 2-3 जगह आपको मिलेगा। एक तो पावर प्लांट में जाओगे तो कोयला को तोड़ने के लिए क्रेशर होता है। क्रेशर का मतलब सिंपल सा समझ लो, देसी में वर्ड, घर में जो जाता होता है ना, हो सकता है आप नहीं देखे होंगे, अभी भी कई घर में है, जो उससे यस। तो क्रेशर कैसा है, जैसे घर में भी था ना, दाल वगैरह को फोड़ा जाता था, जाता में डाल दीजिए, घुमाइएगा, फोड़ फोड़ के निकाल देगा। तो क्रेशर भी वैसे ही बड़ा बड़ा होता है, पत्थर को तोड़ तोड़ के, जो आपके घर में एग्रीगेट्स आता है, मतलब जो गिट्टी जिसका बोलते हैं, तो एग्रीगेट्स को तोड़ने के लिए क्रेशर का इस्तेमाल होता है। कोयला को पीसने के लिए इस्तेमाल होता है। या आप और उदाहरण ले लो ना, जो आपका गेहूं पीसने की मशीन है, डाल दो, दोनों तरफ से पत्थर आता है, रगड़ के सत्तू बना के निकाल देगा। अब उसमें आप जाओगे तो क्या होगा? यस। तो यहाँ पे समझिएगा, ये जितना हैजार्ड है ना, सब सब कन्फाइंड स्पेस के हैजार्ड है, राइट? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। पहला खतरा रहता है ऑक्सीजन की कमी होना। आप अक्सर देखते हैं शहरों में, कोई नाला साफ करने गया, अंदर दम घुटने के कारण डेथ हो गया। तो ये पहला खतरा, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉम्बस्टेबल्स, हो सकता है कि अंदर कुछ जलने वाला मटेरियल मिल जाए, मीथेन, हाइड्रोजन, सब आग लगने वाला मटेरियल है, ये मिलने की संभावनाएं हो सकती है। टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिल सकता है। टॉक्सिक मटेरियल क्या है? जहरीला गैस, ये सब जहर की तरह है, सांस लोगे अंदर जाएगा, आपको बेहोश कर देगा, और क्या क्या कर देगा आगे हम बताएंगे, क्या क्या कर देगा। और इलेक्ट्रिसिटी, यदि बिजली से चलने वाला उपकरण है और अंदर आप गए और चालू हो गया, आपको जान ले लेगा। तो पावर सप्लाई पूरी तरह से काटना चाहिए अंदर जाने के पहले। और मैकेनिकल हैजार्ड्स में मिक्सर्स या क्रेशर्स, कोई घूमने वाला पार्ट है अंदर और आप चले गए, कोई चालू कर दिया, तो भी आपको दिक्कत में डाल देगा। तो ये हैजार्ड होते हैं, इन सभी को जीरो करना है, तभी अंदर जाना है। अब कोई पूछे कन्फाइंड स्पेस में अंदर कैसे जाएंगे, तो पहला सवाल, क्या वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है? जवाब यस। क्या वहां किसी भी प्रकार का कॉम्बस्टेबल्स मटेरियल है? जवाब होगा नो। क्या वहां पे कोई टॉक्सिक मटेरियल्स है? जवाब होगा नो। क्या बिजली से संबंधित कोई भी उपकरण लगे हुए अंदर है? जवाब होगा नो। मैकेनिकल हैजार्ड्स, कोई घूमने वाला, क्रैश करने वाला कोई पार्ट है? जवाब होगा नो। तब जाएंगे अंदर। इसमें से पहला यदि नो हुआ तो नहीं जाएंगे, और चौथा में, बाकी चारों में कोई भी असुरत नहीं है। मतलब स्थान सुरक्षित होगा अंदर जाने का, तभी आप अंदर प्रवेश करेंगे, अन्यथा अंदर जाने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। ये आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है, राइट? आगे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप म्यूट करके रखिए, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, बीच में मुझे बोलना ही पड़ता है, पता नहीं कहाँ बैठते हो, समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम देखेंगे एक एक गैस के लेवल को, और इसको समझने का प्रयास करें। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बताया था। कई छात्र टेंशन में आ जाते हैं कि सब कैसे याद होगा, नहीं याद करना है, अन्ना ही ट्राई करना है। आता है मिनिमम ऑक्सीजन लेवल 19.5 है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो कितना है? 19.5। इतना यदि लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ कार्य कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये लेवल कम होगा, आपको जानकारी के लिए है, सिर्फ समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। 15 to 19, 15 से 19% ऑक्सीजन होगा, तो आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? ध्यान दीजिएगा, आपको एबिलिटी जो आपका काम करने का है ना, वो कम हो जाएगा। आपको महसूस होना लगेगा, ये लिख रहा है यहाँ पे
डिक्रीज एबिलिटी टू वर्क, आपको असहज महसूस होगा कि कुछ दिक्कत हो रहा है, जैसे लग रहा है कि परेशानी हो रहा है, घुटन हो रहा है, थोड़ा बाहर आना चाहिए। अर्ली सिम्टम्स मतलब आपको असुविधा महसूस होने लगेगा, कंफर्ट महसूस नहीं करते हो। मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। आप किसी के घर में शादी वगैरह में जाते हो तो शादी वगैरह में क्या होता है, एक ही रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब एक रूम है, 20, 25, 30 लोग उसमें प्रवेश कर गए। अब 20, 25 लोग प्रवेश कर गए, पूरा रूम कंजेस्टेड हो गया, पसीना पूरा हो रहा है, एकदम गर्मी हो रहा है, पसीना पसीना लथपथ हो गया। मतलब कि एक रूम में लिमिट है ना कितना लोग रहेगा, और पूरा भर गए। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए सबको, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छूट रहा है, तो वैसे केस में क्या होगा, दम घुटेगा। तो आप बोलते हो मुझे बाहर आना है, मुझे थोड़ा हवा में आने दो, फटाफट बाहर आते हो, क्यों? दिस इज कॉल्ड अर्ली सिम्पटम। आपको महसूस हो जाता है कि अब मुझे दिक्कत होने वाली है, मुझे जल्दी बाहर चलने दो। अभी तक हालांकि अब ठीक है। तो ये पहला हो गया। 15 से 19 यानी आपको कहीं असहज महसूस हो रहा है, सांस लेने से संबंधित घुटन या ऐसा कुछ, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई है, आप आउट हुई है। दूसरा, यदि ऑक्सीजन का परसेंटेज 12 से 14% हो गया, पुअर जजमेंट, ये सीधा रेस्पिरेशन से संबंधित मामला है। आप पहचान नहीं पाओगे किसी को, या आपको लगता है क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, बेहोश हो जाता है आदमी, चक्कर आना लगता है, ऐसा होता है, राइट? तो जजमेंट ठीक से नहीं कर पाता है आदमी। 10 से 12% होगा, लिप्स ब्लू, होठ आपका ब्लू हो जाएगा, मतलब खतरनाक परिस्थिति की तरफ प्रवेश कर रहे हो। 8 से 10% मेंटल फेल्यूर, दिमाग काम नहीं करेगा, फेंटिंग, नौसिया, उल्टी होने जैसा मन, या उल्टी हो भी जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो सकते हो, ये सब हो सकता है। 6 से 8% ऑक्सीजन का लेवल हो गया, 8 मिनट में मर जाओगे। 6 मिनट में 50% चांसेस है फेटल होने का। 4 से 5 मिनट में पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी हो जाएगा जल्दी से बाहर आए तो। और 4 से 6% ऑक्सीजन परसेंटेज यदि आपको मिला, कोमा इन 46। नौसिया का मतलब होता है, आप बोलते हो ना उल्टी होने जैसा मन हो रहा है, उल्टी हो नहीं रहा है, उल्टी होने जैसा मन हो रहा है, ये नौसिया है। आप सर्च करना गूगल में, उल्टी होने जैसा मन होना, दिमाग घूमना, फेंटिंग, उल्टी होने जैसा मन। उल्टी होगा नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हुल रहा है, मतलब लग रहा है उल्टी होगा, थोड़ा हटो हटो उल्टी होने वाला है, ऐसा ये नौसिया, उल्टी होने जैसा मन होना। सर्च करो एक बार क्या आ रहा है, नौसिया, स्पेलिंग सर्च करो। किया? नहीं किया? भाई क्या हुआ? अब लो, देखिए भैया, ये पहला ही प्रश्न वही था, वही है, उल्टी हो रही है, ना बात। हाँ, यस, उसका उपाय होता है, उसको ऑक्सीजन क्या है रिड्यूस करना पड़ता है, उसका इक्विपमेंट आता है, हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे उसको कम किया जाता है, कैसे मेंटेन आपको बताया जाएगा। यस, तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन परसेंटेज 19.5 से 23.5 प्रश्न, ऐसा मत पूछिए जिसका कोई हाथ पैर नहीं हो, ठीक होना चाहिए। यस, तो यहाँ पे 4 से 6% ऑक्सीजन होगा। आप ये नौसिया क्लियर हुआ ना भैया? याद रखना, होने जैसा अनुभव होना, बराबर सूरज लिख दिया है, उल्टी होने का अनुभव मतलब उल्टी होने जैसा मन। 4 से 6% ऑक्सीजन होगा, विद इन 40 सेकंड में आप कोमा में चले जाओगे और या डेथ हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा वेट मत करना कि 6 से 8 होने दो और 8 से 10 होने दो। जैसे आपको लगे कि कम लग रहा है, अनुभव हुआ, तो आप तुरंत बाहर आइए, आप वहां रुकिए मत, इमीडिएट बाहर आइए। क्लियर है ना? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक वर्ड आया है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम, वेरी गुड।
पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या हो गया? पार्ट पर मिलियन मतलब सर क्या बोलेगा, फिर से बोलेगा। पीपीएम का मतलब क्या है? पीपीएम सुने हो ना? पीपीएम के नहीं सुने हो? सर पार्ट पर मिलियन सुने हो ना? यस सर। तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है? हम लोग जब केमिकल कंसंट्रेशन या कोई गैस का लेवल देखना चाहते हैं, पार्ट पर मिलियन का मतलब है 10 पीपीएम, मतलब 10 लाख में 10 है। 10% का मतलब क्या हुआ? 100 में 10 है। यही हुआ ना? तो क्वांटिटी ज्यादा होता है तो हम लोग पीपीएम में कंसीडर करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस। वेरी गुड। मतलब 1 मिलियन में कितना? 10 लाख होता है ना? यस सर। 1 मिलियन में 10 लाख और 10 लाख में मात्र 10 ठो। सोचो कितना कम हुआ। परसेंटेज में इसको क्यों नहीं ले सकते? परसेंटेज में इसको लेंगे तो 0.00001% ऐसा लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहां से सूरज की रोशनी है, कैसे मापेंगे? बाहर करना पड़ेगा। कौन ठाकुर है? बहुत परेशान कर रहा है। तो कहने का मतलब है सूरज की दूरी कैसे मापेंगे? सेंटीमीटर में? किसमें? यस, प्रकाश वर्ष में मापना होगा। मतलब जैसा हमको मेजरमेंट लेना होगा वैसा मापना पड़ेगा ना? यस, कैसा मेजरमेंट लेना है? अब रूट की लंबाई मापना है तो फीट में मापते हैं ज्यादातर हम लोग, या मीटर में भी माप सकते हो। सुटेबल आपको लेना है तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज नहीं ले सकते, पीपीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एकदम बारीक मामला है ना, तो पीपीएम लेना पड़ेगा। तो पीपीएम याद रखना, केमिस्ट्री का वर्ड है पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में कितने हैं, तो 10 लाख में 10। परमिसेबल लिमिट हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, इंटरव्यू में। 10 पीपीएम तक होगा तब ठीक है, या 10 पीपीएम से बढ़ेगा तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? 10 से ज्यादा बढ़ेगा तो कहता है कि 10 पीपीएम तक है तो आप 8 घंटे तक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही 50 से 100 पीपीएम होगा तो 1 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते उस एरिया में। 200 से 300 होगा तो सिग्निफिकेंट इरिटेशन और 1 घंटा में मुश्किल कर देगा वो। 500 से 700 होगा तो अनकॉन्शियसनेस या डेथ, और 1000 से ज्यादा हुआ तो विद इन मिनट में आपका जान ले लेगा। यानी कुल मिला जुला के ये तो हम समझने के लिए आपको लिखे हैं जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप यूज समझ के ले लो कि कन्फाइंड स्पेशल जब हम जाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड 10 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? नो सर। याद रखिएगा। तो पहला सवाल बन गया, ऑक्सीजन कितना? 10 ppm। गुड, 19.5 से 23.5। दूसरा सवाल बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड कितना? 10 ppm। एक और लगाना पड़ेगा ना, मैक्सिमम 10 ppm। नहीं, मैक्सिमम 10 ppm, उससे कम ही हो तो ज्यादा बेटर है। वो लिमिट दे दिया कि 10 ppm हम काम चला लेंगे, ठीक है। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या रिक्वायरमेंट है समझिएगा ध्यान से। इसमें दिया हुआ है परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। अब ये देखो पीएल आ गया, अलग अलग नाम है, थोड़ा कुछ फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, होमवर्क में लिख लो, उसका लिख के लाना फुल फॉर्म, कल समझाएंगे। लिखो पहले पीपीएम, फटाफट लिख लो पीपीएम, उसके बाद कोमा एलईएल, एलईएल,
पीपीएम कॉमा एलईएल कॉमा पीईएल, ये सब कैपिटल लेटर में, पी कॉमा पीपीएम एलईएल पीईएल यूईएल। हो गया? ये सबका फुल फॉर्म लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट होगा बताएंगे, बहुत आसान सवाल। ये फुल फॉर्म जितना बोला सबको आपने लिख लिया ना? तो लिख के लाने मैंने बोला है होमवर्क। सर एक और रिपीट कर दीजिए। और रिपीट कर दूं? चलो व्हाट्सएप देखो, ईएल व्हाट्सएप में लिख रहा हूँ, एलईएल आगे यूईएल पीपीएम ठीक है ना? ये फुल फॉर्म आपको ढूंढना है, राइट? क्यों ढूंढना है बताओ जरा। ये कुछ फुल फॉर्म है, ढूंढना क्यों है ये बताओ। जो लिखा है इसको पहले सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं नो सर। सर। 9वीं पास नहीं पढ़े हो? 9वीं 10वीं नहीं पढ़ के आए हो? पार्ट फोर पढ़ा लग गया। सर बट नहीं सुने। बिल्कुल सुने हो, भले भूल गए हो अलग बात है। देखो पीएल क्या होता है? पीएल होता है परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। मतलब मान लीजिए कोई भी केमिकल या गैस है तो उसका एक लिमिट रहता है ना कि इससे ज्यादा होगा तो आपको दिक्कत देने लगेगा। बोलो यस सुने हो ना ऐसा कि पर्टिकुलर कोई केमिकल या गैस है, इससे ज्यादा होगा तो आपको दिक्कत देने लगेगा, वही ना पीएल होगा, परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट होगा। बोलो, तो वही होता है पीएल परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। और एलईएल मतलब लोअर एक्सपोजर लिमिट, यूएल मतलब अपर एक्सपोजर लिमिट, पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन। मतलब किसी चीज का अपर लिमिट, किसी चीज का लोअर लिमिट, ये जानना होता है। अब पीपीएम हम लोग क्या है, पीपीएम इसलिए निकालते हैं कि जैसे मान लो बहुत कम क्वांटिटी है तो उसको पीपीएम में लेते हैं। जैसे 10 लाख में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा है कि आपका कितना होना चाहिए, इसके पहले हम लोग स्लाइड में देख रहे थे केमिकल्स का, तो 10 पीपीएम दिया है। 10 पीपीएम मतलब 10 लाख में 10। अब उसको परसेंटेज में निकालोगे तो 0.00001% ऐसा निकलेगा, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। जैसे मान लो आप छपरा से सिवान की दूरी मापना है तो उसको सेंटीमीटर में मापोगे, किसमें मापोगे? किलोमीटर में। किलोमीटर में। मतलब जैसा हमको सुटेबल रहेगा वैसा मापेंगे, राइट? जी जी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बोलता हूँ चैट जीपीटी से भी पूछो, वो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करके देगा, राइट? पीएल यूएल एससीएल सब आपको बताएगा, विस्तार से बताएगा, बढ़िया से। चैट जीपीटी सब इस्तेमाल करते हो? यस सर। यस सर। कितना बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। यस। पूरा आपको विस्तार से हिंदी में लिख के देगा जो पूछोगे, राइट? जी सर। जैसे आपका मान लीजिए पीएल मतलब परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, एलईएल मतलब लोअर एक्सपोजर लिमिट, यूएल मतलब अपर एक्सपोजर लिमिट, ये सब ढूंढ के लिख के लाना, समझने का प्रयास करना। ये सब पढ़े हो 10वीं में, 10वीं 12वीं में आपको सब पढ़ाया गया होगा। पूर्व ज्ञान को ताजा करता है। देखिएगा आता है यहाँ पे भी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा जो है, कोई पूछता है कि कितना एक्सेप्टेबल है, तो देखिए दो जगह मिलता है अलग अलग। कहीं बोलता है लोग कि 50 पीपीएम, सॉरी पी 50 है, कहीं 35 है। तो हम
कम वाला ही लेंगे, 35 लेंगे, या 50 या 35 दोनों बोलोगे सही जवाब है, तो उससे ज्यादा होगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो 50 या 35 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 ही बोलो, ठीक है, याद रखना। 3 सवाल हो गया। ऑक्सीजन 19.5 से 23.5, हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ppm और कार्बन मोनोऑक्साइड 35 ppm, राइट, याद रखना। ये 3 प्रश्न बन गए आपके। अब आगे, और इसमें देखिए 2000 से 2500 होगा तो अनकॉन्शियसनेस, बेहोश कर देगा आपको, जान भी ले सकता है, आगे जाएंगे। तो ये लिमिट जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे रिस्क आपका बढ़ता चला जाता है और प्रॉब्लम होता है। इसको आप लोग ध्यान देके रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे बात ऐसा है ना, एंट्री बोल रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अंदर गया है, हेलमेट ऊपर रह गया, ये सामने आपके फोटोग्राफ से। द एक बाई वर्ड को बहुत बढ़िया से नोट कीजिएगा, क्योंकि आप जब प्लांट में जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको अलग अलग टाइप के बात बताएंगे। जैसे कोई कहेगा कि देखो कन्फाइंड स्पेस में जाना नहीं है, थोड़ा सा इसमें काम है, हल्का सा करके आ जाना है, कोई परमिट की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग समझा देगा। तो वो सब बात नहीं समझना है। क्या कहता है समझिएगा। कोई बोला ना हल्का बाहर से ही होने वाला है, नहीं। द एक्ट बाय विच ए पर्सन, ध्यान दीजिएगा, intentionally passes through an opening into a permit required confined space any part of the body, ध्यान दीजिएगा। पहले तो पहला बात हो गया कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा तो कंफाइंड स्पेस हो गया, इसमें तो कोई लेकिन परंतु है ही नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पासिंग थ्रू द ओपनिंग इज कंसीडर्ड एंट्री। यदि आपका शरीर का कोई भी हिस्सा कंफाइंड स्पेस में अंदर जा रहा है तो उसको हम लोग को कंफाइंड स्पेस में ही कंसीडर करना पड़ेगा, सीधा बात, उसको कंफाइंड स्पेस में ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बैक में पढ़े हैं पीछे कि अंदर कंफाइंड स्पेस में मिक्सर और क्रैशर जैसे हैजार्ड है। अब इसमें हाथ जाएगा तो क्रैश कर ही देगा ना, तो इसलिए उसको भी हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा कंफाइंड स्पेस में। तो बोला जाता है कि चाहे आप कंफाइंड स्पेस में पूर्ण रूप से प्रवेश करो या आधा करो, अंदर यदि प्रवेश किए तो उसे हम लोग को कंफाइंड स्पेस में कंसीडर करना पड़ेगा, कोई उसमें गुंजाइश वाली बात नहीं, राइट। कंफाइंड स्पेस में उसे हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भैया? आगे कहता है, अब देखिए यहाँ पे IDLH, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और डेथ, ध्यान दीजिएगा। एनी कंडीशन, देखिएगा IDLH सेंटेंस याद रखिएगा, हम पूछे जाएंगे अक्सर। इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और डेथ मतलब किसी भी कार्य में तो या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो जुड़ा हुआ है किससे, सीधे उसका इंपैक्ट आपके लाइफ और हेल्थ पे पड़ता है। जैसे कन्फाइंड स्पेस में क्या है, अंदर आप प्रवेश किए और इसमें कुछ भी ऊंच नीच होगा तो आपको हेल्थ को इंपैक्ट करेगा या आपका जान ले लेगा, ऐसा कर देगा। तो ऐसे केस को हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? IDLH, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, राइट। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना आपको बताया इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी कुछ समझ में आया नहीं आया, क्या पता चला, कोई भी कंसर्न, क्या पढ़ना शुरू किए हैं, कुछ पता चल रहा है? बोलो भाई। गिरा हुआ एक प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न भेजे गए हैं, कितने नंबर प्रश्न है कन्फाइंड स्पेस में? 27 नंबर। 27 नंबर। क्या सभी छात्रों को बात पता है कि कुछ ही लोगों को पता है? नहीं सर, उतने वेरी, मतलब आप नोट्स लेके बैठेंगे तो चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे,
राइट। कन्फाइंड स्पेस क्यों क्रिटिकल अध्याय है आप थोड़ा समझ लो, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। घर से स्टार्ट करते हैं। आपके घर में कन्फाइंड स्पेस है? यस सर। कौन सा? सर कोई वाटर टैंक सर। वेरी गुड। जो वाटर टैंक आपके छत पे है वो कन्फाइंड स्पेस है। सर वही है। वेरी गुड। और दूसरा, आपके आसपास के मोहल्ला में भी कन्फाइंड स्पेस दिखता होगा, नाला वगैरह जो ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, यस सर। वहां पे मेथेन गैस वगैरह आप देखते हो ना। शहर में लोग नाला साफ करने गए और डेथ हो गया, क्यों? मेथेन गैस अंदर आता है, राइट, और वो रिलीज होगा, जान चला जाएगा, ये दिक्कत होती है। तो प्लांट में भी वैसे ही, जो भी टैंक वेसल जो भी बंद रहता है, ढक्कन लगा हुआ है, वो सब के सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। उसमें जाओगे तो कन्फाइंड स्पेस में मुख्य रूप से क्या हैजार्ड रहता है? पहला, कोई पूछता है कन्फाइंड स्पेस का मुख्य हैजार्ड बताइए, क्या बताएंगे? 4 हैजार्ड बताओ, सुन लो मेरे से पहले। कोई पूछता है कन्फाइंड स्पेस का मुख्य खतरा बताइए, सबसे पहला बोलोगे ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना। पहला है ना? पहला खतरा क्या है? ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना। दूसरा खतरा टॉक्सिस गैस होने की संभावना। टॉक्सिस मतलब जहरीला। टॉक्सिस गैस होने की संभावना। संभावना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, होगा ऐसा कोई गारंटी है? नहीं है। हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन डर है। तो दूसरा देखो लिखा हुआ है अपने नोट्स में, टॉक्सिस गैस होने की संभावना। तीसरा, फ्लेमेबल गैस होने की संभावना। हो सकता है ना, जलने वाला भी गैस हो सकता है अंदर, फ्लेमेबल गैस भी होने की संभावना है। तीन मेन खतरा है, ये तीनों के तीनों जानलेवा है। और इसके अलावा हम लोग और पढ़े मैकेनिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। जैसे मान लो प्लांट का टंकी वगैरह है, तो उसमें तो पावर कनेक्शन भी दिया हुआ है ना भैया। यस सर। जी सर। तो वहां पे क्या खतरा है? यस, घूम जाएगा। कोई मशीन चला दिया तो क्या होगा? मशीन को चला दिया तो दिक्कत क्या होगी वहां? सर यहाँ से चोट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगा। जान भी जा सकता है अंदर, कोई मशीन चला दिया तो, राइट। तो यस ये सर। संभावनाएं वहां पे है। तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा आपको, काम करने जाएंगे तो, कि अंदर ऐसा घटना होनी अनहोनी हमारे साथ हो सकता है। क्लियर है ना भैया? यस सर। तो अब मोटा अभी कन्फाइंड स्पेस में 2 दिन और पढ़ना है, अभी ये हुआ नहीं है कुछ। अभी तो मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बताया हूं कि ये होने वाला है। इसके पहले मैं कल एक टेस्ट पेपर दिया था, याद है ना? यस सर। उसका रिजल्ट दे दिया जाए। यस सर। तो मैं इसका 40 नंबर का कल पेपर था, उसमें कई छात्रों ने अच्छा किया है, कई छात्रों ने अच्छा नहीं किया है, दोनों बातें। तो मैं आपको उस मामले को सुलझा दूं पहले। ये रिजल्ट चला गया, किसने कितना नंबर लाया है आपके सामने है। और आपके मन में एक और जिज्ञासा जग रही होगी, जिज्ञासा ये जग रही होगी कि इसका सही जवाब क्या है, ये भी है ना? यस सर। तो सही जवाब भी आपको भेज दिया गया है। हल कराना है कि जवाब देख के पता चल जाएगा? बोलो। पता चल जाएगा सर। अब आप अपना तुलना कर लेना कि कितना नंबर आप ला रहे हो। नंबर आपको पूरे लाने पड़ेंगे, थोड़े से नंबर से नहीं होंगे, राइट। हमने आपको ये जवाब भेज दिया है, इसको आप पीडीएफ खोल के पढ़ लेना। ये जवाब है, इसमें आप देखोगे ऊपर से, यहां से तो कैसे पता चलेगा? यहां से देखो, इसका सही जवाब जो है ब्लू डॉट किया हुआ है, राइट। मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, लिफ्टिंग टू स्टेकर्स का इंस्पेक्शन कितना दिन में कराना है, साइनेज किस लिए लगाते हैं, सबका है ना जवाब डॉट डॉट से। वर्किंग लोड लिमिट,
ये सब समझ में आ रहा है ना भैया? अच्छा वेरी गुड। अच्छा, ये एक प्रश्न मुझे समझाना है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीलिंग इफ डाया इज 2 इंच? जवाब 32 कैसे आया, कौन बताएगा? 8 into d square। सर डी स्क्वायर इंटू 8 होता है। वेरी गुड, डी स्क्वायर इंटू डी 8 स्क्वायर होता बटा है। 8। बटा नहीं, गुना ना भाई। जी सर। हाँ सर इंटू इंटू कहने के फिर बता दे। 8 गुने डी गुने डी, तो 8 दूना 16 दूना 32। 32। वेरी गुड। तो आपको अटेंडेंस शीट भेज दिया चैट बॉक्स में, आप हल कर लो। और इसमें और कोई समझने वाला प्रश्न तो मुझे लगता है कि नहीं है, मैं सब बता दिया है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है भैया? हैंड कर रहे हैं, बताएं। रचित बोलिए। किसी भी विद्यार्थी का कोई भी सवाल है? नो सर। कुछ भी डाउट? जितना बताया समझ में आ रहा है? ओके, तो हमने क्या सर, स्टार्ट पढ़ना शुरू किया है? हाँ बोलिए। सर कन्फाइंड स्पेस में कब कन्फाइंड परमिट लगेगा, कब नहीं लगेगा? हमेशा लगेगा। जब कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर हो जाएगा तो लगेगा। समझिए बात को ना। और सर उसमें नो लिखा था। नो लिखा था क्या? नो क्यों लिखा था? समझिए बात को। लिखा हुआ है, नो लिखा था कब? जिस स्लाइड की आप बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा दिखाते हैं, सवाल वैलिड है। ये है ना आपका मामला। इसी का बोल रहे थे ना कि नो परमिट नहीं लगेगा, इधर वाला पार्ट। ये परमिट लगेगा नहीं लगेगा, ये दो पार्ट लिखा हुआ है इसमें। पहले ऊपर से देखिए, पहला बात तो बोल रहा है कि कन्फाइंड स्पेस है कि नहीं है। यदि कन्फाइंड स्पेस नॉट ए कन्फाइंड स्पेस तो परमिट नहीं लगेगा। बात समझे? नहीं है तो नहीं लगेगा, है तो लगेगा। नहीं है तब नहीं लगेगा। चलो भाई म्यूट करो यार, म्यूट करो। यदि कन्फाइंड स्पेस नहीं है तब परमिट नहीं लगेगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अब कन्फाइंड स्पेस नहीं है, कैसे पता चलेगा? ओपन है, पूरी आराम से काम किया जा सकता है। कोई ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना नहीं है, कोई जहरीला गैस होने की संभावना नहीं है, कोई फ्लेमेबल गैस होने की संभावना नहीं है, आने जाने का आसान रास्ता है, कोई अंदर कंडीशन खराबी है ही नहीं, कोई हैजार्ड है ही नहीं, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? कन्फाइंड स्पेस नहीं है। नहीं है तो कन्फाइंड स्पेस परमिट नहीं लगेगा। बड़ा जैसा अंडरग्राउंड है तो सर उसमें नहीं लगेगा, छोटा है तो लगेगा। मतलब देखो होता क्या है ना, परमिट तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कन्फाइंड स्पेस है कि नहीं है। क्लियर है ना? जी सर। तो जब आइडेंटिफाई हो गया कि कन्फाइंड स्पेस है तो परमिट लगेगा। आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं है तो परमिट नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है। तो पहला बात है कि पहचानना, और पहचानने के लिए हम आपको ये सब फोटो दिखाए ना, कन्फाइंड स्पेस को। लग रहा है ना कन्फाइंड स्पेस जैसा? जी सर। ये लग रहा है ना? यस सर। ये सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है कन्फाइंड स्पेस जितना फोटो दिखा रहे हैं? जी सर, सब में लगेगा परमिट। तो वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे घर में हम आपको बोलेंगे किचन आपका कन्फाइंड स्पेस है, आपको क्या लग रहा है? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सर गलत है। गलत है। क्यों? किचन एक नॉर्मल रूम है, उसमें आने जाने का रास्ता है, उसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसमें खिड़की लगा हुआ है, उसमें एग्जॉस्ट लगा, वो कैसे कन्फाइंड स्पेस है? वही तो इसमें नहीं है कन्फाइंड स्पेस। यही बोले आपका पानी का टंकी, तो फिर इसमें है सर कन्फाइंड स्पेस। समझ में आ रहा है? देखो सेफ्टी का जो भी चैप्टर है बहुत आसान है, नियमित पढ़ोगे चीजें समझ में
आएगी उसमें कोई दिक्कत वाली बात? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कन्फाइंड स्पेस पढ़ के आएंगे आगे। 32 नंबर प्रश्न है ना भैया? 32 नंबर पूरा पढ़ के आएंगे, कल कन्फाइंड स्पेस पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस आप बना देना, चैट बॉक्स में लिंक दे दिया।